एक ऐसा मुल्क जिस मुल्क की जब कल्पना की जा रही थी तो बाबा साहब अम्बेडकर ने, जिनकी तस्वीर यहाँ लगी है, उन्होंने उसके संविधान में ये लिखा था कि आपका कोई धर्म हो, कोई जाति हो, कोई लिंग हो, आपको इस देश में बराबरी का अधिकार मिलेगा। हम उसी बराबरी के अधिकार के लिए पूरी जवानी लड़ते रहे, हम उसी ख्वाब के लिए जीते रहे। लेकिन 1990 का जो दशक आया और जब से एक राम जन्मभूमि के नाम पे आडवाणी जी यात्रा लेके निकले, तब से उस ख्वाब के ऊपर एक के बाद एक के बाद एक के बाद हमले होते गए। मैंने 2002 से और 2012 तक तकरीबन 10 साल गुजरात में काटे हैं। ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मैं रग रग से वाकिफ़ हूँ कि किस किस्म के झूठे, किस किस्म के मक्कार लोग हैं और किस तरह इन्होंने एक झूठा गुजरात मॉडल को बेचकर इस मुल्क की गद्दी तक ये पहुँचे हैं। हज़ारों लोगों का खून करके, किसानों को बिल्कुल कंगाल करके, मज़दूरों को बिल्कुल बदहाल करके ये गद्दी पे चढ़ते चले गए। उस वक्त हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं था, क्योंकि हमने गुजरात में काम करके इनकी एक एक झूठ जो है उसको सामने देश के हम लेके आए थे। लेकिन अब पूरे देश को ये बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आ गया है और यकीन भी आ गया है कि ये जो झूठों की टोली हमारी सरकार को चला रही है, उससे देश का कुछ भी भला होने वाला नहीं है। सारा देश ये सोचता है कि ये मोदी साहब बेचारे कहीं चाय बेचते थे। असल में बात यह है कि जो वाडनगर स्टेशन है जिस पे ये कहते हैं कि मैं चाय बेचता था, वो 1973 में बना था। 1950 में पैदा हुए थे, 1973 तक इनकी उम्र 23 साल की हो चुकी थी। 17 साल की उम्र में घर से भाग गए थे। तो इनसे पूछे कि चाय कब और कहाँ बेच रहे थे, क्योंकि वो तो स्टेशन था ही नहीं। ये सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ कि एक ये बहुत छोटा सा झूठ है। इनकी सारी सरकार झूठ पे ही चलती है और झूठ पे ही पलती है। और हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हालांकि इस उम्मीद के साथ बैठे हैं कि तीनों काले कानूनों को वापस लिया जाएगा तो फिर हम सब अपने अपने घर वापस जा पाएंगे, लेकिन जब तक ये सरकार गद्दी पर है तब तक कोई उम्मीद नहीं है कि ये काले कानून वापस जाएंगे। यहाँ पे मुझसे पहले तकरीबन सारी बातें कह दी गई हैं, इसलिए मैं लंबा नहीं बोलना चाहती। लेकिन ये बात साफ है कि ये लड़ाई सिर्फ 3 काले कानूनों की नहीं है, उनकी तो है ही। वो तीनों काले कानून तो वापस होंगे ही, आज हो या 2024 में हो। लेकिन उसके साथ साथ ये लड़ाई विचारों की है। क्या हम एक ऐसा हिंदुस्तान, ऐसा भारत, ऐसा देश अपनी अगली नस्लों के लिए छोड़ेंगे जहाँ पे प्यार, मोहब्बत, भाईचारा हो, या हम एक ऐसा देश जो इन्होंने बना दिया है जहाँ पे सिर्फ नफरत है, जहाँ पे सिर्फ चंद पूंजीपतियों के पास सारी दौलत है। इस वक्त अडानी और अंबानी जो इनके बिल्कुल सगे हैं, देश की ज़्यादातर दौलत जो है सिर्फ 1% पूंजीपतियों के साथ है। 90% के करीब दौलत उनके पास है और बाकी जो नीचे का जो 70% जो आम इंसान है उसके पास सिर्फ 6% दौलत है इस देश की। तो ये लड़ाई इन तीनों काले कानूनों की भी है, ये लड़ाई अमीर गरीब के बीच की भी है। ये लड़ाई जो नफ़रत ये फैला रहे हैं, जो आरएसएस की सोच लोगों के दिमागों में, दिलों में इन्होंने बैठाई है, उसके खिलाफ भी एक बड़ी जंग है। और औरतों की बराबरी की भी एक बहुत बड़ी जंग है, क्योंकि ये जब से इस सरकार में आए हैं तब से हम लगातार देख रहे हैं कि औरतों पे हमले बढ़ते जा रहे हैं, आदिवासियों पे हमले बढ़ रहे हैं, दलितों पे हमले बढ़ रहे हैं, किसानों पे हमले बढ़ रहे हैं। कोई भी जो गरीब तबके का है या पिछड़े वर्ग का है, उसके ऊपर लगातार ये सरकार हमले कर रही है। हमारी पूरी जो लोकतांत्रिक ढांचे हैं उनको इन्होंने ख़त्म कर दिया है। मीडिया इनकी जेब में है। पार्लियामेंट में इनकी जब मर्जी होती है, कभी विंटर सेशन बंद कर देते हैं, कभी छोटा कर देते हैं। फार्मर्स बिल आपने देखा कि ऑपोजिशन मांगता रह गया कि हमको इस पे डिवीज़न ऑफ वोट दो, उन्होंने धक्के से फार्मर्स बिल को पास कर दिया। ऑपोजिशन ने कहा कि सेलेक्ट कमेटी में भेजो, लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटी, सेलेक्ट कमेटीज़ किसी के कोई मायने नहीं रह गए हैं। ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट जो है उसका कुछ अब इस देश के लोकतंत्र से कुछ लेना देना ही नहीं है। जुडिशरी के ये हाल है कि हमारे जो चीफ जस्टिस है, शर्म आती है कहते हुए कि हमारे चीफ जस्टिस ने एक ऐसे आदमी से जो एक
छोटी बच्ची का जिस बलात्कार कर रहा था लगातार, उससे ये कहा कि क्या तुम इससे शादी करोगे। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात हमारे देश के लिए कोई नहीं हो सकती कि हमारे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस इतनी घटिया सोच रखता है। इस तरह के लोग इन्होंने हर जगह बिठा रखे हैं। तो ये लड़ाई बहुत लंबी है, हर तरफ पे हर एक फ्रंट पे लड़ी जानी है, किसानों के लिए भी और बाकियों के लिए भी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है आपके आंदोलन की, वो ये है कि जो भारत का सपना जिसकी बात मैंने शुरू में की थी, वो भारत का सपना मरने लगा था। वो बिल्कुल ऐसा लगने लगा था कि अब दफन हो गया, अब कोई आवाज़ें नहीं उठेंगी। CA NRC के बाद जिस तरह इन्होंने दिल्ली में 400-500 लोगों को स्पेशल सेल ने बुला के उनके ऊपर झूठे केसेस लगाए, सैकड़ों नौजवानों को जेल में डाल दिया, तो बिल्कुल आवाज़ें जो है वो धीमी हो गई थी, लोग डर गए थे। लेकिन 26 नवंबर के बाद से आपने उस चिंगारी को दोबारा से आपने उसको रोशनी दी है। आपने उस लड़ाई को, जो उस सपने को साकार करना चाहती है, उसी भारत के सपने को जो गांधी ने देखा था, जो नेहरू ने देखा था, जो भगत सिंह ने देखा था, उसी सपने को साकार करने के लिए आपने इस पूरे देश को हिम्मत दी है। जो देश टूट चुका था, जिस देश को ये लग रहा था कि हम फांसीवादी ताकतों को शायद नहीं हरा पाएंगे, लेकिन अब किसानों के आंदोलन ने जो देश के हर तरफ फैल गया है, जो दिल्ली के दरवाज़ों पे दस्तक दे रहा है, चाहे सिंघू बॉर्डर हो, टीकरी हो, पलवल हो या गाज़ीपुर हो, हर जगह से जो आपकी आवाज़ें उठ रही हैं, चाहे उन्होंने कितनी कीलें लगा ली हो, कितने तार लगा दिए हों, लेकिन ये तो सब जानते हैं कि कीलें तार इंसान को रोक लेंगी, विचारों को तो नहीं रोक सकती। आपके विचार, जैसा गौहर रज़ा ने कहा, कि सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में फैल चुके हैं और आपके साथ पूरा देश खड़ा है। हाँ, कुछ लोग होंगे जो मोदी भक्ति करते होंगे, उनको भी शायद बाद में समझ में आएगा कि उनकी भक्ति ने क्या कुछ खो दिया, लेकिन देश के ज़्यादातर लोग आपके साथ हैं और हम सिर्फ आपके से यही कहने आए हैं कि हम आपका, जो आपके नंबर्स हैं, जो आपकी तादाद है, हम आपका उसमें साथ नहीं दे सकते क्योंकि हम इतना मोबिलाइजेशन नहीं कर सकते, लेकिन हमारी आवाज़ें हमेशा बुलंद रहेंगी, आपके साथ बुलंद रहेंगी। और हम में से ना कोई मोदी, अमित शाह या इनके जैसे जो सैकड़ों बैठे हैं सरकार में, हम इनसे न डरते हैं न कभी डरेंगे। गौरी लंकेश होने का हमें कोई डर नहीं है। गौरी लंकेश भी हमारी तरह एक एक्टिविस्ट थी, हमारी साथ थी, हमारी दोस्त थी। एक दिन उसको इन्होंने गोलियों से भून दिया। मेरा अपना भाई दिल्ली के बाहर सरहद पे, यहाँ से बहुत दूर नहीं, 1989 में आपने नाम सुना होगा सफदर हाशमी का, उसको भी, वो भी ऐसे ही मारा गया था मजदूरों की लड़ाई करते। और मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि हम जितने लोग भी, चाहे गौहर हो, मैं या और बहुत सारे लोग जो दिल्ली से आते हैं, हम आखिरी दम तक आपकी लड़ाई में अपनी आवाज़ मिलाते रहेंगे और हमेशा आपकी लड़ाई में शामिल रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।